इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से सीधे बड़ी खबर। डीजीपी संजय बेनीवाल कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपके सामने। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चंडीगढ़ में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। आज बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। पंजाब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला। डीजीपी को कोरोना हो गया है, कोरोना संक्रमित डीजीपी हो चुके हैं संजय बेनीवाल कोरोना संक्रमित। तो कोरोना का कहर लगातार पंजाब में बढ़ता चला जा रहा है और केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक वैसे ही मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि सरकार को फैसला लेना पड़ा। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा चंडीगढ़ में। बड़ी खबर आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय। चंडीगढ़ से सीधे डीजीपी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और पूरे पंजाब की अगर बात करें तो यहां पर कुछ युवाओं में यूके स्ट्रेन भी पाया गया, जिसके बाद से और ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है। कई जिले पंजाब के ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू पहले ही सरकार की तरफ से लगा दिया गया है। कई जगह पर पाबंदियां पहले ही लागू कर दी गई हैं। लेकिन बड़ी खबर आपके सामने ये कि अब वीकेंड लॉकडाउन जो है वो चंडीगढ़ में लगेगा। शनिवार और रविवार को चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, यानी सब कुछ बंद होगा। चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज बड़ा फैसला लिया गया पंजाब सरकार की तरफ से। आज बड़ा फैसला लिया गया है। वीकेंड लॉकडाउन संपूर्ण लॉक रहेगा। चंडीगढ़ पूरी तरीके से लॉक रहेगा। शनिवार और रविवार को चंडीगढ़ में भी वीकेंड लॉकडाउन का फैसला आज कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये अहम फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। चंडीगढ़ में भी अब वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, यानी संपूर्ण लॉकडाउन। शनिवार और रविवार को सब कुछ बंद रहेगा। शनिवार और रविवार को चंडीगढ़ में सब कुछ लॉक रहेगा। कई राज्य सरकारें पहले भी फैसला ले चुकी हैं। कई जगह पर पहले भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से लगातार कहा यह जा रहा था कि इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन आज ये फैसला आया गया और सरकार प्रशासन की तरफ से काफी कोशिशें भी की जा रही थी, लोगों को अपील भी की जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो केसों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि ट्राई सिटी है मोहाली और पंचकूला, तो वहां से भी काफी लोग आते जाते, क्योंकि दोनों स्टेटों की जो कैपिटल है और काफी गिनती में लोग चंडीगढ़ आते हैं। हालांकि जो लेक और रावगढ़ वो तो चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले बंद कर रखे थे, लेकिन आज जो वार रूम की जो मीटिंग है, जिसकी अध्यक्षता पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासन के जो प्रशासक हैं वीपी सिंह बदनौर, उनके नेतृत्व में मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि जो वीकेंड है शनि और एतवार को जो पूरा लॉकडाउन रहेगा, जो जरूरी सर्विस है उनको छोड़कर पूरे का पूरा जो शहर है वो बंद रहेगा। और इसी दरमियान क्योंकि जो चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी है संजय बेनीवाल, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये काफी जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे पंजाब में केस है, जैसे हरियाणा में केस बढ़ते जा रहे हैं। और खासकर ट्राई सिटी में काफी जो गिनती है कोरोना पीड़ितों की बढ़ती जा रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से आज फैसला लिया गया है कि वीकेंड के दौरान पूरे शहर में लॉकडाउन रहेगा। जी ठीक है जगतार जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपके सामने। तो बड़ी खबर आपके सामने, कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ में भी वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, संपूर्ण लॉक शनिवार और रविवार को। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली से सीधे देश की राजधानी से कोरोना को लेकर आपके सामने खबर
दिल्ली में कोरोना से हालात डरावने हो चुके हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक बुलाई है, अहम मीटिंग बुलाई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई अधिकारी इस मीटिंग में शामिल। आपको बता दें कि बैठक शाम को 4 बजे शुरू होगी। कई अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। अस्पतालों की स्थिति समेत कई महत्वपूर्ण फैसले इस मीटिंग से लिए जा सकते हैं। बैठक में सीएम दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। कैसे हालात हैं, किस तरीके के इंतजाम हैं, कितना इम्प्लीमेंटेशन पाबंदियों का किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार जो पाबंदियां अब तक जारी की गई हैं, वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू पहले से ही दिल्ली सरकार की तरफ से चल रहा था। हालांकि कई ऐसी पाबंदियां हैं जो कि दिल्ली में, देश की राजधानी में लगी हुई हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड-19 से निपटने की रणनीति को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि केंद्र सरकार की कोविड रणनीति, पहला चरण तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, दूसरा चरण घंटी बजाओ, तीसरा चरण प्रभु के गुण गाओ। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों से अपील की है कि प्यारे देशवासियों, ये हम सबके लिए बहुत संकट का समय है। हम सबके प्रियजन, परिवारजन, आसपास के लोग कोरोना महामारी की चपेट में आ रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि मास्क लगाएं और कोविड सुरक्षा संबंधी सभी निर्देशों का पालन करें। सावधानी और संवेदना के साथ हमें मिलकर इस जंग को जीतना है। तो आज केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है, क्योंकि कोरोना की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। रोजाना जो कोरोना के हालात हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं, जिसके चलते राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखा है कि पहला चरण तुगलकी लॉकडाउन, दूसरा चरण घंटी बजाओ और तीसरा चरण प्रभु के गुण गाओ। राजनीति लगातार इस मामले में हो रही है और राहुल गांधी पर भी सवाल ये उठते हैं कि ये मामला राजनीति करने का नहीं है, ये मामला तंज कसने का नहीं है। आप सरकार पर सवाल उठा सकते हैं, सरकार से सीधा सवाल पूछिए, क्यों नहीं राज्यों में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है, क्यों नहीं अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अगर अस्पतालों के हालात खराब हैं, वहां पर सुविधाओं की कमी है, तो क्यों नहीं वहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन वो करने के बजाय राहुल गांधी यहां पर सीधे सीधे तंज कसते हुए सरकार पर नजर आते हैं और एक तरीके से उन्होंने राइम्स बनाकर ट्वीट किया है कि पहला चरण, ये जो कोविड को लेकर केंद्र सरकार की रणनीति है, दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़े हैं। आरपी रतूड़ी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आरपी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजेंद्र सिंह सोलंकी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरपी जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके वो सीधे लिखते हैं कि केंद्र सरकार की कोविड की जो रणनीति है, पहला चरण तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, दूसरा चरण घंटी बजाओ और तीसरा चरण प्रभु के गुण गाओ। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये राहुल गांधी जी ने जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था फरवरी के माह, उस समय भी चिंता जाहिर की थी और उन्होंने उस समय भी कहा था कि हमारी जितनी भी इंटरनेशनल ये हवाई यात्राएं हैं इनको आप बंद कर दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्योंकि नमस्ते ट्रम्प करना था, मध्य प्रदेश सरकार गिरानी थी, इसलिए मार्च 23 तक इंतजार करते रहे। जब राहुल गांधी जी ने, आपको ध्यान होना चाहिए कि जब विपक्ष कुछ कह रहा है तो सत्ता पक्ष को मदमस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के नागरिक की होने के नाते हर एक की जिम्मेदारी है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन उस समय माननीय मोदी साहब ने निश्चित तौर पर थाली बजवाए, दिए जलवा दे। ये कौन सा टोटका था भाई? अरे कोविड से तो वैज्ञानिक तरीके से लड़ा जाएगा, ये थाली बजाने से कोई इलाज होगा?
आपने लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन आपने तुगलकी फरमान जारी कर दिया, समय नहीं दिया कि जो प्रवासी लोग हैं, जो मजदूर है, गरीब तबका है, वो कैसे जाएगा, इसका आपने प्रबंध नहीं किया। उनके खाने का प्रबंध, रहने का प्रबंध, आपने विश्वास पैदा ही नहीं किया आदमियों के अंदर। तो आज भय वही तो है। आज भी वो कह रहे हैं कि आपके चुनाव 5-5 राज्यों में हो जाएगी, आपकी रैली भी हो जाएगी, आपका रोड शो भी होगा, आपका कुंभ भी होगा, लेकिन सब कुछ होगा। 35-35 लाख लोग स्नान करेंगे। तो आपके सारे केवल इस शराब की दुकानों में नहीं आता है, ये स्कूलों में भी जाता है, ये सब जगह जाता है, लेकिन पूरे भारत में केवल शराब की दुकानों में ये कोविड नहीं जाता। ठीक है विजेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा सवाल ठीक इसी तरीके से होगा जैसे मैंने इनसे सवाल पूछा, क्योंकि राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, उसमें लिखते हैं कि जो केंद्र की कोविड को लेकर रणनीति है, पहला तो ये है कि तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, दूसरा ये है कि घंटी बजाओ, और तीसरा ये है कि प्रभु के गुण गाओ। कैसे आप इस वाले ट्वीट को देख रहे हैं? धन्यवाद काजल। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया और कांग्रेसी भी राहुल की बातों पर ध्यान नहीं देते। वो एक छोटे नादान बच्चे की तरह हमेशा स्टेटमेंट देते रहे हैं और दे रहे हैं। राहुल क्या जाने ताली और थाली का मतलब। जो विदेशी संस्कृति में, विदेशों में पढ़े लिखे हैं, विदेशी संस्कार है, जिनके पूर्वज भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, ये लोग और कुर्सी के भूखे और पैसे के लालची लोग फॉलोवर्स हैं इनके कांग्रेस में। अब कितनी दुर्गति ये और अपनी चाहते हैं, इन सब बातों को कर कर के मैं तो समझ नहीं पा रहा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे कि कांग्रेस कहाँ गर्त में चली गई है। तमाम इतनी बड़ी पार्टी, तमाम राज्यों में सत्ता, जीरो, शून्य। विजेंद्र जी उनका सवाल इसलिए है क्योंकि हमारे देश में इस समय जैसे हालात हैं, कोरोना पूरी तरीके से डरा रहा है, हाहाकार कोरोना को लेकर मचा हुआ है। अब एक तरफ तो इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर लगातार रैलियां हो रही हैं, लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कुंभ में जितनी भीड़ है, 50 से ज्यादा साधु संत आज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ये सवाल कांग्रेस का इसलिए है, जब 5 राज्यों में चुनाव का निर्णय चुनाव आयोग ने किया था, उस वक्त कोरोना जो है एकदम कोई बहुत ज्यादा शून्य पे आ गया था। और ये चुनाव आयोग का निर्णय है, ये सरकार का निर्णय नहीं है, बीजेपी का निर्णय नहीं है। कांग्रेसियों को, राहुल को तो इतना भी समझ नहीं मुझे लगती कि ये चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसके निर्णय है सारे। ये सबका बीजेपी से और केंद्र सरकार से कोई लेना देना ही नहीं है लिख पढ़ के। लेकिन इनको समझ ही नहीं है, जो मर्जी आए बोल देते हैं, चूंकि बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है इनके पास में। सच्चाई ये है, इनके पास में बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। कुंभ को लेकर भी सवाल उठाया उन्होंने, कुंभ को लेकर भी सवाल उठाया है। कुंभ, देखिए कुंभ के बारे में, कुंभ भी पहले से ही पूर्व निर्धारित है, 12 वर्ष बाद आता है, और ये इस देश की संस्कृति का हिस्सा है, सनातन धर्म की का एक हिस्सा है। कुंभ का पर्व बड़ी सावधानी से और बड़े कायदे से, वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु बिहार के थे, तमिलनाडु के थे, आपके चैनलों के माध्यम से हम कभी कभी टीवी देखते हैं तो देखते हैं कि वो लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। और ये कोरोना पॉजिटिव का सवाल है कि अगर 100, 200, 500, 700 है तो वो हर राज्य में, हर गली मोहल्ले में निकल रहे हैं। कोरोना महामारी तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कुंभ का इतनी बढ़िया तरीके से इंतजाम किए गए हैं, उसके बावजूद भी उसके बावजूद साधु संत कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। नहीं, कोरोना पॉजिटिव जो कोरोना है, महामारी है, वो साधु संत या अमीर गरीब या मोटा पतला काला किस तरह के इंतजाम है वो तो खैर देश में देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया। आप देखते रहिए ANB न्यूज। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच में चुनाव में भीड़ को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सवाल गंभीर हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से सिर्फ बंगाल में ही चुनाव बाकी हैं। यहां नेताओं की चुनावी रैलियों में सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं। इसके बावजूद बंगाल कोरोना टेस्टिंग के मामले में काफी पीछे है। कोरोना के सैंपल टेस्ट मामले बंगाल का 10वां स्थान है देश भर में। आपको बता दें कि 4,73,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए कल, जिसमें बंगाल में सिर्फ 42,000 टेस्ट हुए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2.3 लाख टेस्ट हुए। इसके बाद यूपी में 2.1 लाख, गुजरात में 1.6 लाख, कर्नाटक में 1.3 लाख, तेलंगाना में 1.1 लाख, बिहार में 1 लाख, तमिलनाडु में 95,000, दिल्ली में 82,000, छत्तीसगढ़ में 53,000 टेस्ट हुए। लेकिन वही चुनावी राज्य बंगाल में सिर्फ और सिर्फ 42,000 टेस्ट हुए। बीते दिन पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोविड-19 के अब तक के सबसे ज्यादा 6,769 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 22 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों का जो आंकड़ा है 10,480 पर पहुंच गया है। यहां पर अभी जो एक्टिव केसों की संख्या है वो 36,981 है। हमारे साथ इस समय कृष्ण मोहन झा, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन झा जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद काजल। कृष्ण मोहन जी, सबसे बड़ा सवाल इस समय बंगाल को लेकर लगातार उठ रहा है, क्योंकि वहां पर जो रैलियां हो रही है, चाहे वो बीजेपी की रैलियां हो या फिर टीएमसी की रैलियां हो, किसी एक को नहीं कहा जा सकता, सवाल किसी एक पर नहीं उठाया जा सकता। लगातार सब कुर्सी से प्यार सभी पार्टियों का दिख रहा है, लेकिन इसी बीच में टेस्टिंग बहुत ज्यादा कम हो गई है, सैंपलिंग बहुत ज्यादा कम हो गई है। आपका रिएक्शन? देखिए, निश्चित रूप से पिछले 6 महीनों में सरकार निश्चिंत हो गई थी। देश में ऐसा लग रहा था कि कोरोना खत्म हो गया है जी। और पूरी सरकार, आप देखिए कि पिछले 6 माह से पश्चिम बंगाल में चुनाव में लगी हुई है। देश भर के जो तमाम बड़े नेता हैं वो पश्चिम बंगाल में थे। और ये 5 राज्यों के चुनाव की बात करें तो उसमें जो महत्वपूर्ण जगह है वो पश्चिम बंगाल थी। आप जिस ढंग से आप देख रही होंगी, आज भी गृह मंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रमों में जो भीड़ उमड़ रहा है, जो जन सैलाब आ रहा है, तो कोरोना नाम की चीज वहां दिखाई नहीं दे रही थी। सरकार निश्चित हो गई थी। आपने देखा होगा जो ब्राजील में जो स्ट्रोक पड़ा है उसके बाद उसका जो असर भारत में पड़ा है। हमारे साइंटिस्ट पहले ही कह रहे थे, पहले ही जता रहे थे कि अप्रैल में ये महामारी जो है फिर से दिखाई देगी और वृहद रूप में दिखाई देगी, इसका नियंत्रण कठिन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारियां अधूरी थी। आज आप रोज दिखाई दी हैं, चैनलों में आप देख रहे हैं कि ना तो ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना वेंटिलेटर है।
जो तमाम जो व्यवस्थाएं थी बिल्कुल क्षीण हो चुकी हैं। न जांच की पर्याप्त व्यवस्था है पूरे देश में, तो अब नए सिरे से फिर से काम शुरू करना और सारी व्यवस्था को करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए कठिन होता है। जो सरकार ऐसा लग रहा है कि असंवेदनशील हो गई है। कृष्ण मोहन जी, ये तो एक तरफ है कि लगातार रैलियां हो रही है, लगातार भीड़ हो रही है, उससे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ऐसा नहीं लगता बंगाल में कोरोना विस्फोट का इंतजार हो रहा है? निश्चित रूप से चुनाव है, चुनाव जनता से ऊपर दिखाई दे रहा है जी। ये जो बात की जाती है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की बात की जाती है, लेकिन जो लोकतंत्र का जो भगवान है, जनता है, उसी की उपेक्षा हो रही है, उसके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आप देखिए कि जिस ढंग से अब रिपोर्ट आने लगी है, हजारों की संख्या में पश्चिम बंगाल में लोग पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति जो है इन राजनेताओं का शिकार होता जा रहा है, उनकी जान के साथ खेला जा रहा है। तो ये बड़ी ही असंवेदनशील स्थिति दिख रही है। हाँ। कृष्ण मोहन जी, सवाल उठाने की जहां तक बात आती है, हम सवाल उठाएं भी तो फिर सवाल किस पर उठाएं? पब्लिक अगर सवाल उठाए तो फिर सवाल किस पर उठाए? राज्य सरकार पर सवाल उठाएं, केंद्र सरकार पर सवाल उठाएं? क्योंकि यहाँ पर तो दोनों ही हैं। केंद्र सरकार की भी रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंच रहे हैं, हजारों लाखों लोग उनकी रैलियों में हैं, और प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी रैलियां कमोबेश एक जैसी ही है। तो यहाँ पर पब्लिक सवाल किस पर उठाए? ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है। फिर देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पब्लिक जो है, पब्लिक को आज अवेयर होने की जरूरत है। राजनेता समय समय पर, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, वो केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नई नई चीजें करते हैं। आम आदमी की जान से खिलवाड़ होती। तो हम जब जान रहे हैं कि हम ऐसी महामारी से गुजरे, तो हमें खुद सावधान रहने की जरूरत थी। तो आप ये देखिए कि सवाल किसी पे करने से फायदा क्या होने वाला है? क्या उससे कोई असर निकलने वाला है? आज लाखों मौतें हो रही हैं इस देश में, एक दिन में 2 से 2.5 लाख केस दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? टेस्टिंग के मामले में बंगाल बहुत ज्यादा पीछे है। बंगाल बहुत ज्यादा पीछे। क्या लग रहा है इसके पीछे? कोई राजनीतिक साजिश इसके पीछे लग रही है कि आंकड़ों को छुपाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, जब तक चुनाव हो तब तक छुपाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं उसके बाद उनको जग जाहिर कर दिया जाएगा। साजिश लग रही है इन आंकड़ों को छुपाने के पीछे, या फिर टेस्टिंग कम हो रही है उसके पीछे? क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा होंगी, जाहिर सी बात है आंकड़े निकलकर सामने आएंगे, पब्लिक को पता चलेगा। काजल, ऐसा है कि जब हम निश्चिंत हो जाते हैं किसी चीज के प्रति, हमें किसी चीज का जो भय समाप्त हो जाता है, तो हमें लगता है कि ये चीज का हल निकल चुका है, ये समस्या समाप्त हो चुकी है, हमारे मन में भाव जागृत हो जाते हैं। और तो उसमें पूरी व्यवस्था भी उसी ढंग से होती है। चाहे आप अपने घर की एक व्यवस्था को देख लीजिए, जब आप बहुत सचेत रहते हैं, किसी चीज के लिए अलर्ट रहते हैं, तो आप उसके पीछे हर एक स्टेप पे नजर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की सारी तमाम जो व्यवस्थाएं राज्य सरकारों की, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, जो टेस्टिंग सिस्टम था पूरा फेल हो गया था। लोगों को ये लग रहा था कि कोरोना वापस लौट गया है, कोरोना होगा नहीं, कोरोना खत्म हो चुका है जी। लोग अपनी जिंदगी को बगैर कोरोना के जीने लगे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो खतरा आएगा, इससे निश्चिंत होकर के आदमी काम कर रहा था। तो आज, और आप देख रही हैं, आपका जो प्रश्न है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब सरकार की प्राथमिकताएं बदल जाती है, जब हमारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी जी, तो कोरोना सेकेंडरी हो गया था, पहले चुनाव हो गया है। आज देखिए कि पूरा देश पश्चिम बंगाल और असम में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो चुनाव हो गई थी, मानवीय स्वास्थ्य जो है वो गौड़ हो गया था जी। ठीक है कृष्ण मोहन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और देशवासियों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए, क्योंकि कोरोना विस्फोट का इंतजार बंगाल कर रहा है, लग तो ऐसा रहा है। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना अब पूरी तरीके से डराने लगा है। रिकॉर्ड तोड़ केसों ने केजरीवाल सरकार की चिंता बढ़ाकर रख दी है। हालातों को बेकाबू होता देखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक बुलाई है, और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत विभाग के कई अधिकारी शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना से निपटने, अस्पतालों की स्थिति को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, और इस बैठक में मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। तो देश की राजधानी में इस समय जैसे हालात हैं, अब से कुछ टाइम पहले दिल्ली की सरकार एकदम निश्चिंत दिखाई दे रही थी जब तक नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया था तब तक। उसके बाद से जैसे ही कोरोना की पीक एकदम से बढ़ने लगी, सरकार की चिंता तो बढ़ ही रही है। लगातार सीएम खुद मीडिया के सामने आते हैं और
दिल्ली की स्थिति पर चर्चा करते हैं, कैसे हालात वहां के हैं और वहां के अस्पतालों में किस तरह की टेस्टिंग चल रही है, कैसे मरीजों का रखरखाव चल रहा है। हालात ये हो गए हैं कि 5000 बेड का दावा दिल्ली सरकार कर रही है कि हमारे पास 5000 बेड अभी हैं अस्पतालों में, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावा खोखला होता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, अस्पताल फुल हो चुके हैं, लोगों को जो मरीज हैं उनको बेड मिल नहीं रहे हैं हॉस्पिटल में। इसलिए दिल्ली की सरकार पर भी सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि कहीं जो 5000 बेड का दावा है वो खोखला तो नहीं है। कई बार सीएम खुद मीडिया के सामने आते हैं, स्थिति पर चर्चा करते हैं, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा। लोगों को लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए, जिसके चलते कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। वीकेंड लॉकडाउन जो कि आज से शुरू हो चुका है देश की राजधानी दिल्ली में, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन का जो ये वीकेंड लॉकडाउन है, खुद सीएम ने कहा है, लोगों से अपील की है कि आप सभी समर्थन करें। अगर आप सभी साथ देंगे तो लॉकडाउन को, इस वीकेंड कर्फ्यू को सफल बनाया जा सकता है। 3 बजे 3 खबरें फिलहाल इतना ही। आप देख रही है ANB न्यूज। नमस्कार।